तो अब हम समझेंगे कि दूरिता विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। और बिंदु ए जो है वो एक प्रारंभिक स्थिति है और बिंदु बी जो है वो अंतिम स्थिति है। और एक वस्तु ए से चलकर बी तक जाती है और जाते समय कुछ इस प्रकार का पथ तय करती है। तो वस्तु जब ए से बी तक जाएगी तो उस समय इस पथ की जो कुल लंबाई तय की जाएगी वस्तु के द्वारा, वही उस वस्तु द्वारा तय दूरी कहलाएगी। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु कुछ सबसे पहले इस प्रकार से जाती है, फिर इस प्रकार से मतलब एक निश्चित दिशा में यह गति नहीं कर रही है। तो 5 5 10 और 10 20, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 15 45 50 और 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वस्तु द्वारा तय की गई इस रास्ते की जो कुल लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूरी वस्तु द्वारा तय की जाएगी यहाँ पे वो 60 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद आपको एक मेन बात और यहाँ पे याद रखनी है कि हम जब इसकी दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने ये माना है कि ये वस्तु जो है वो किसी निश्चित दिशा में गति नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले सीधे जाती है, फिर नीचे की ओर, फिर सीधी, फिर ऊपर की ओर, फिर सीधी, और इसी तरीके से आगे भी दिशा बदलते हुए गति कर रही है। मतलब कि यहाँ पे इस वस्तु के पास कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो अगर हम ऐसे कहें कि वस्तु जो है ए से बी तक पहुंचना चाहती है, तो वो किसी भी दिशा में गति करते हुए ए से, और वो केवल बी तक जाना चाहती है। ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई दिशा होगी क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित दिशा है ही नहीं। तो वो इस प्रकार से भी गति कर सकती है। ऐसे में अगर हम इसको माने कि ये 10 है, ये 20 है और ये 10 है, तो सेंटीमीटर भी साथ में, तो 40 सेंटीमीटर। तो पहले 60 था और दूसरे में 40 होगा। ठीक है, वैसे हमने इसका जो माप है वो गलत ले लिया है थोड़ा। हम इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो लगभग 40 इसको मान लेते हैं और 10 इसको मान लेते हैं, और नहीं, इसको 20 मान लेते हैं। तो अब ये 80 सेंटीमीटर होगा। तो कुल कुछ ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की जो दूरी थी दो बिंदुओं के बीच की, वो 60 सेंटीमीटर थी। और जो अगर कोई दूसरा रास्ता लेती है तो जो वस्तु दूसरा कोई रास्ता लेती है तो वो 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या उस रास्ते का जो परिमाण है, माप है, कुछ अलग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले जितना ही होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दूरी का जो यहाँ पे परिमाण है वो दो बिंदुओं के बीच में दिशा ना होने की वजह से, निश्चित दिशा ना होने की वजह से अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दूरी है उसके पास परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, और इसी के कारण ऐसा होता है कि दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है और उन सभी का परिमाण अलग अलग हो सकता है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारे पास वही दो बिंदु दोबारा से हैं, और अब वही वस्तु ए से बी की ओर गति करना चाहती है, लेकिन एक निश्चित दिशा में। तो अगर वो एक निश्चित दिशा में गति करेगी कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर ही गति करेगी, तो सीधी गति करेगी और सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा में गति करेगी, इसे ऋजु रेखा भी कहते हैं। तो ए से बी की ओर सीधी रेखा में गति करेगी। और इस समय क्योंकि इसके पास एक निश्चित दिशा है, तो यह एक सीधी सरल रेखा होगी, और ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। तो न्यूनतम दूरी होगी, तो ये 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, आप मान सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है। और इस दूरी को, जो कि एक निश्चित दिशा में तय की जाती है, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो क्योंकि दूरी के पास परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, तो यह इसलिए एक अदिश राशि होती है। जबकि विस्थापन के पास परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि होती है। तो
इसके बाद है कि इन दोनों का जो SI मात्रक है वो मीटर मीटर ही होता है दोनों का, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो दूरी है एक गतिशील वस्तु के लिए सदैव धनात्मक होती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो किसी भी दिशा में गति करे वो सदैव धनात्मक ही होगी। लेकिन अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, उसने कोई गति ही नहीं करी, तो ऐसे में हम कहेंगे कि वो उसने कोई दूरी तय नहीं करी और वो उस कंडीशन में, उस स्थिति में ये शून्य हो सकती है। वरना एक गतिशील वस्तु के लिए ये सदैव धनात्मक होती है। जबकि जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक वस्तु है जो कि A से B की ओर गति करती है और हमने A से B की ओर की जो दिशा को धनात्मक दिशा मान लिया है। तो अगर वस्तु A से B की ओर कुछ भी दूरी तय करती है तो वो विस्थापन जो होगा वो हमारा धनात्मक होगा, क्योंकि इस दिशा को हमने धनात्मक माना है। लेकिन अगर वस्तु A से B की ओर ना चल के उल्टी दिशा में गति करने लगती है, हम मान लेते हैं कि जैसे पीछे की ओर गति करने लगती है उल्टी दिशा में, तो ऐसे में जो विस्थापन तय किया जाएगा वस्तु के द्वारा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और शून्य कब होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि एक वस्तु है जो कि A से B की ओर गई और फिर B से लौट कर दोबारा A की ओर ही चली आई। मतलब कि जहाँ से वस्तु ने चलना शुरू किया था और लौट कर वो वस्तु वहीं पे चली आई, मतलब कि उसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है, एक ही बिंदु है। तो ऐसे में जो कोई भी वस्तु जो होती है उसका विस्थापन शून्य होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वस्तु है जो कि A से B तक गई थी और धनात्मक का 30 सेंटीमीटर उसने तय किया जाते वक्त, और लौटते वक्त वो उसी दिशा उल्टी दिशा में आई थी, तो ऐसे में वो ऋणात्मक का 30 सेंटीमीटर तय करेगी। अगर आप कुल देखेंगे कि कितना विस्थापन तय हुआ तो प्लस माइनस का कट के शून्य। और एक और बात कि जो दूरी है वह विस्थापन से सदैव ज़्यादा रहती है, बड़ी रहती है या तो उसके बराबर रहती है। अब देख सकते हैं जो विस्थापन है इन दो बिंदुओं की बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है। तो ऐसे में जो विस्थापन होता है वो या तो हमेशा दूरी से छोटा रहता है या तो उसके बराबर रहता है।